Hello everyone, welcome to Gargas Academy. As we are discussing our NCERT series for polity from class 6 to 12, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी NCERT है उसमें जो क्लास 8th है जिसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्लास 8th का पार्ट 2 है ना। और इसका जो रेफरेंस सोर्स है इस सारी स्लाइड्स का, दैट इज फ्रॉम NCERT। इसका कंप्लीट जो भी लिया गया है वो सब का सब NCERT से लिया गया है ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी इज अ सिस्टम जो कि कहते हैं कि कोई भी अगर हमारा चाहे फंडामेंटल राइट्स हो या हमारे साथ कोई गलत हो रहा हो, कोई ऐसा लॉ बन रहा हो पार्लियामेंट में जो कि या लॉ बन गया हो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो वायलेट करता हो, तो उस चीज़ में जो है जुडिशरी का बहुत रोल आता है। प्लस और भी हम बहुत सारे इंस्टेंसेस देखेंगे जिसमें जुडिशरी का क्या रोल है ना, कोर्ट्स का क्या रोल है और उन चीज़ों को किस तरीके से वो लोग करते हैं, किस तरीके से जुडिशरी है इंडिया की सिस्टम, और बहुत सारे चीज़ों को डिटेल में एज यूजुअल आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल मैनर जिसमें ईजिली जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। और यूपीएससी की जो तैयारी है आपकी, वो उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली वो अच्छा चल रहा होगा। और कोई भी अगर परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली पॉलिटी के अलावा भी कोई अगर दिक्कत है एस्से में राइटिंग में, आंसर राइटिंग में या करंट अफेयर्स में, तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा। अब अगर ये स्टार्ट करें क्लास, तो कोर्ट्स कैन टेक द डिसीजन ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, जैसे कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को मार नहीं सकता है ना। फिर अगर रिवर वाटर का डिस्प्यूट हम देखते हैं कि अगर कोई रिवर वाटर का डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में, तो उसमें भी जो है कोर्ट है वो बहुत वाइटल स्टेप लेता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है, जिससे कि जो भी इशू है उसको हम रिजॉल्व कर सकें, कोई भी इशू है उसको हम रिजॉल्व कर सकें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम रिजॉल्व कर सकें, है ना। और अगर जो वर्क जुडिशरी की हम बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब वो हम देखते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जो जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि डिस्प्यूट है किसी दो नागरिक के बीच में हो, है ना, नागरिक और सरकार के बीच में हो, किसी दो सरकार के बीच में हो, दो स्टेट गवर्नमेंट के, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। तो इसका मतलब है कि इस मशीनरी की जो ब्यूटी है कि ये चाहे एक आम पब्लिक हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी के भी आपस के बीच के इशू में जो है ना, ये जो है ये काम करता है। और जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करके उसका सही तरीके से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हिसाब से क्या चीज़ें जो हैं जो फिट हैं, जो होनी चाहिए, उस चीज़ को करता है। जुडिशियल रिव्यू, अब जो फाइनल इंटरप्रेटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशरी, उसके पास पावर है कि वो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है और बिलीव करता है जुडिशरी कि वो वायलेट कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, तो वो उस लॉ को रिव्यू कर सकता है, वो उस लॉ को रिव्यू कर सकता है। और उसको अगर लगता है कि अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट है या हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वो वायलेट करता है, तो उस लॉ को वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, है ना। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से डिस्प्यूट्स को, चाहे वो आम नागरिक के बीच में हो, सरकारों के बीच में हो, सेंटर और सरकार के बीच में हो, दो सरकारों के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या कोई पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ पास करता है जिसमें लगता है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं से उसका हनन हो रहा है, कहीं से उसमें कोई दिक्कत आ रही है, किसी राइट्स को जो है क्या बोलते हैं वायलेट किया जा रहा है, तो उसमें भी जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें लॉ को स्ट्राइक डाउन भी जो है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो कर सकता है। अब अगर हम बात करें, देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना,
इसमें एक तरफ लेजिस्लेचर है, दूसरे तरफ एग्जीक्यूटिव है, तीसरे तरफ जुडिशरी है। इक्वल बैलेंस ऑफ पावर अमंग देम, इक्वल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इक्वल बैलेंस ऑफ पावर। अगर आपसे कोई पूछे कि लेजिस्लेचर ज्यादा पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है, जुडिशरी, तो ऑल आर इक्वल। यहां पे भी इक्वालिटी, बैलेंस जो है, बैलेंस जो है वो स्ट्राइक किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त। जैसे आपने देखा कि यहां पे अगर हम बात कर रहे थे कि पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो अपने हिसाब से, कोई भी लेजिस्लेचर अपने हिसाब से लॉ फ्रेम नहीं कर सकता। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वो वायलेट कर रहा है तो इट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉ। अब अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, जो भी हमारे नागरिक हैं देश के, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर उनको लगता है, वो बिलीव करते हैं, इफ दे फील लाइक कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट किया गया है ना, कोई भी जो फंडामेंटल राइट है अगर वो वायलेट किया गया है, अगर वो वायलेट फील कर रहे हैं कि उसको वायलेट किया गया है, तो दे कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। और सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट रूल किया, आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ भी एंड राइट टू हेल्थ भी, कि जो हमको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, जो पॉल्यूशन का कंट्रोल हो, हम एक हेल्दी जो सोसाइटी में रहें, वो एक ऐसी जगह हो जहाँ ऐसा ना हो कि जहाँ पे मलेरिया है, कॉलरा है, चिकनगुनिया है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ट्रांसमिट हो इजीली, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज ना हो। उन चीज़ों को हमारा राइट है कि राइट टू अ हेल्दी लिविंग, राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्दी लिविंग। अब जुडिशरी जब इसका इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, हम कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए जो हम लोग पुरानी वीडियो का जिसने देखा होगा वो हमारे विलेज का एग्जाम्पल वो समझा होगा, है ना। विलेज में हमने देखा था कि मिस्टर के हैं, आर हैं, एस हैं, पी हैं, ठीक है, ये विलेज है। विलेज क्या हुआ, बेसिकली ये विलेज एक तरीके से हमारा कंट्री हुआ, और ये के आर एस, ये हम लोग इसको एज अ स्टेट भी मान सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि इनके पास जो पावर है वो इनके पास ना हो, मान लीजिए के इज मोर पावरफुल, तो उस केस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उस केस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डेफिनेटली के विल विन, है ना, के विल विन। तो इसका मतलब आर है, एस है, पी है, इनके राइट्स को हम इजीली वायलेट कर सकते हैं, इनके राइट्स को हम वायलेट कर सकते हैं, इनको हम दबा सकते हैं, ताकि जो मतलब इसका हो जाएगा कि के इज सुपीरियर, के इनसे बड़ा है, के इनसे पावरफुल है, के इनसे सुपीरियर है। तो इसी तरीके से जो हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, तो स्ट्राइक डाउन द बैलेंस, उसमें यह चीज जरूरी है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे। दैट मीन्स कि अगर ये डिपेंडेंट रहेगा, अगर ये डिपेंडेंट रहेगा तो इसके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे का बेस लेंगे। इनके जो डिसीजंस हैं उसमें वो जो पावरफुल एक्शन है वो हो सकता है ना हो, जो पावरफुल एक्शन है वो हो सकता है ना हो हमारे डिसीजन में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी का जो यूसेज है, इसको पावर देने के लिए ऐसा इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें डिज़ाइंड हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम कर सके, है ना। इट्स क्रूशियल कि जो भी जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंटेड, जिसमें बहुत कम अगर हम मान लीजिए कोई जज चाहते हैं कि भाई वो हमारे हिसाब से ही जो है चीज़ों को आंसर करे, हमारे हिसाब से जो है चीज़ों को रखे, हमारे हिसाब से जो है डिसीजंस ले,
अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई पॉलिटिशियन अगर इस तरीके से कोई भी पार्टी है वो चाहती है तो वो इंटरवीन कर सकती है। अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो वो इंटरफेयर करेंगे हमारे डे टू डे वर्क में दे विल इंटरफेयर, है ना। तो इस चीज को अगर इंटरफेरेंस ना हो तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जो हाई कोर्ट के हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं उसमें बहुत लिटिल, ना के बराबर ऑलमोस्ट जो है इंटरफेरेंस लिया जाता है कि अदर ब्रांचेस ऑफ जो गवर्नमेंट, जो हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उसका कम से कम जो है रोल लिया जाए। नहीं तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं उसका जो है उसको एक कहते हैं एक बैकड्रॉप, एक कहीं ना कहीं उसको जो पावर दी गई है वो पूरा असेस नहीं कर पाएगा। और अगर एक बार जो जज अपॉइंट हो जाते हैं, है ना, तो बहुत 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 मुश्किल है उनको रिमूव करना। इट्स अ वेरी हीडियस टास्क कि अगर हम सोच लें कि अच्छा ठीक है आज हम अपॉइंट कर दिए, हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो हम फिर रिमूव कर देंगे, तो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ईजिली पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ईजिली पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा जो है मेजॉरिटी लेना पड़ेगा तब हम जाके जज को रिमूव कर पाएंगे, जो कि संभव नहीं है जल्दी, है ना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलाउज द कोर्ट प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो हम बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर इज ओवरऑल एमपीज एंड एग्जीक्यूटिव इज जो मंत्री, हमारे जो मंत्रीगण हैं जिनके बीच में डिपार्टमेंट्स जो बटे रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो जो हम पहले बात कर रहे थे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के लिए, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इज सच कि नो वन इज सुपीरियर देन अदर, है ना, नो वन इज सुपीरियर। अगर एक सुपीरियर होगा तो डेफिनेटली वो एक दूसरे पे हावी हो जाएगा, है ना, वो चीज नहीं संभव है। वो अगर हावी हो जाएगा तो फिर इंडिपेंडेंट का आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशरी है प्लेज अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी हमारा जो अप्रोच है जो कोर्ट में जाने का, उसके लिए जो हमारा एक बिलीव है कि भाई अगर हमको कहीं वायलेशन फेस करना पड़ता है, हमको लगता है कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हमको राइट है, ये चीज़ राइट्स है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, है ना, तो 3 डिफरेंट लेवल पे कोर्ट जो है वो फंक्शन करता है हमारे कंट्री में। अब एक होता है सेंट्रल लेवल, फिर सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, यहाँ जो हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस बैठते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, है ना। तो जो सेवरल कोर्ट्स हैं चाहे लोअर लेवल पे हों, एंड बट एपेक्स लेवल जो हमारा सबसे बड़ा जो प्राइम या मेन जो कोर्ट है इंडिया का, जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है ना। और जो भी मैक्सिमम लोग जो इंटरैक्ट करते हैं, जो जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ अपनी बातें रखते हैं, उनके जो मैटर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, हाई कोर्ट ही जाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो हैं, मैक्स नंबर ऑफ केसेस वो इसी लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं, इन दिस लेवल। फिर देयर यूजुअली डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल इन टाउन्स, जो कि कई जो केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जो है ही सुन लिए जाते हैं। और जो स्टेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। जैसे हमने देखा जो स्टेट होते हैं तो स्टेट जो है हाई कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट होता है, स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है, स्टेट का
हाई कोर्ट हमारा, है ना। और जो सबसे टॉप पे जो सुप्रीम है, जो एपेक्स है कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट है। ये दिल्ली में है, जहां पे इट इज प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट, है ना, हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले लिया तो दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज बोल दिया तो वो फाइनल है। अगर हाई कोर्ट कोई चीज बोलता है, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेता है, कोई वर्डिक्ट देता है, तो सुप्रीम कोर्ट वन इज फाइनल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो हायर कोर्ट लेते हैं आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। और इसी तरीके से जो इंटीग्रेशन है, इस तरीके की अपैलेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट में अपील किया, लेकिन उसको जस्टिस लगता है उसके हिसाब से नहीं मिला, तो वो फिर से अपील कर सकता है इन हायर कोर्ट। अगेन ही कैन अपील, ही और शी कैन अपील इन हायर कोर्ट। इस सिस्टम को जो है कहते हैं अपीलेट सिस्टम, अपीलेट सिस्टम, है ना। कि एक हमने देखा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब अगर कोई पूछे कि भाई कैसे आप बोल सकते हैं कि वी हैव इन इंडिया वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, तो वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम बाय बिकॉज जो हमारा हायर कोर्ट का डिसीजन है, दोज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। एंड अपीलेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। उसको कैसे हम बता सकते हैं? ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारा हायर कोर्ट है, अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में हम गए हैं, है ना, और अगर हमको जो डिसीजन, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन मिला, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो वी कैन मूव टू हायर कोर्ट। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो स्टेटमेंट है, वो फाइनल है ना, दिस इज फाइनल। तो जो इंटीग्रेशन हमने अपीलेट सिस्टम देखा, किस तरीके से किसी को अगर न्याय में लगता है कि भाई नहीं मिला है, तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है लोअर कोर्ट से। क्रिमिनल लॉ को डील करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक्ट है जो कि ऑफेंस है, जैसे थेफ्ट है, कोई हैरस कर रहा है किसी को, दौरी का केस है, तो इस तरीके से जो हमारे क्रिमिनल लॉ या मर्डर का केस है, तो ये स्टार्ट होता है, पहले एफआईआर होता है, फिर एफआईआर में पुलिस होती है, वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, और उसके हिसाब से जो केस होता है वो कोर्ट में फाइल होती है। और जो एक्यूज्ड होता है, जो कि गिल्टी फाउंड होता है, वो जेल भेजा जाता है, और फाइन भी लगता है। कभी कभी दोनों लगता है कि जेल भी गए हैं और फाइन भी लगा है। इसी तरीके से सिविल लॉ होता है, जो आमतौर से जो लैंड से रिलेटेड है या कोई गुड से रिलेटेड है, रेंट का मैटर है, ये सब जो पिटीशन होते हैं, जो इस तरीके से कहते हैं कि जो आमतौर से ऐसे हैं कि क्रिमिनल के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे हैं, और ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जो लैंड से रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड या रेंट मैटर्स हैं, है ना, तो पिटीशन फाइल करना है रिलेवेंट कोर्ट में अफेक्टेड पार्टी को। मान लीजिए किसी को रेंट है, किसी को लगता है कि चाहे लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट है, वो केस अपना फाइल कर सकते हैं। कोर्ट है वो रिलीफ दे सकता है इंस्टेंस की केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर फ्लैट। अब अगर मान लीजिए कि फ्लैट खाली करना है ना, लैंडलॉर्ड चाहता है कि भाई फ्लैट हमारा खाली हो जाए, रेंट है वो पेंडिंग है, टेनेंट अगर रेंट नहीं दिया है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आमतौर से सिविल लॉ जो होता है ना, उसके अंडर में आती हैं और चीज़ें गवर्न होती हैं। अब ये डज एवरीवन हैज द एक्सेस टू द कोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारी पब्लिक है कैन ऑल access the court, बिकॉज कोर्ट जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व्स बहुत सारे पैसे, पेपर वर्क, है ना, टाइम लगता है यहाँ पे जो जस्टिस को जो है करने के लिए। कोर्ट में डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मनी ओरिएंटेड भी है,
पेपर ओरिएंटेड भी है, सारी चीज़ों को जो है देखना पड़ता है। लेकिन जो इन प्रिंसिपल है कि सारे सिटीजन्स को कोर्ट का एक्सेस मिलेगा, है ना, सबको राइट टू जस्टिस है थ्रू कोर्ट, और सिटीजन्स को अगर लगता है कि कहीं से उनका राइट जो वायलेट हो रहा है तो वो एक्सेस कर सकते हैं कोर्ट, और जो भी अपनी परेशानी है, कोई भी चीज़ें, चाहे वो रिच हैं या पुअर हैं, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, किसी भी कास्ट क्रीड से हैं, एवरीवन कैन गो टू कोर्ट, एवरीवन कैन गो टू कोर्ट, सब जा सकते हैं और सबको न्याय मिलेगा। और इसी तरीके से 1980 में एक मैकेनिज्म बनाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या है कि जो एक्सेस है जस्टिस का, जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल भी अगर चाहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे, तो एक पीआईएल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है, जिसको हम इजीली किसी लेटर के माध्यम से, किसी टेलीग्राम के माध्यम से भी जो है दे सकते हैं, और वो एज अ पीआईएल जो है कंसिडर किया जाएगा। वो उस जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको और सिंप्लीफाई करता है कि भाई हम एक टेलीग्राम भेज के अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक पीआईएल जो है उसको ट्रीट मिल जाएगा पीआईएल का, तो डेफिनेटली जो हमारा जो एक्सेसिबिलिटी है वो और इंक्रीज करता है। किसी के अगेंस्ट में दूसरा आदमी जो है एक टेलीग्राम और एक लेटर तक से जो है कंप्लेन कर सकता है, एक पीआईएल जो है दाखिल कर सकता है। और कभी कभी हमको लगता है कि जो पुलिस है, पुलिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, पुलिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि भैया क्या बोलते हैं गिल्टी है कि नहीं है, क्राइम किसने कमिट किया। तो लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, पुलिस नहीं डिसाइड करता कि पर्सन गिल्टी है कि नहीं। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है डिसाइड करता है कि एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है उस इंडिविजुअल को भी जिसने क्राइम कमिट किया है कि उसको फेयर ट्रायल मिले, उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करा जाए। आर्टिकल 22 हमको गारंटी करता है फंडामेंटल राइट कि हमको लॉयर मिले, जो हमारे जो हमारा जो गिल्टी है, जो लगता है कि जो इस पर्सन ने पॉजिटिवली क्राइम कमिट किया होगा, वो उसको भी आर्टिकल 22 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमको देता है कि देयर विल बी अ लॉयर फॉर हिम ऑल्सो, जो उसको डिफेंड कर सके, है ना। आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट्स की ड्यूटी देता है कि लॉयर आप प्रोवाइड कर पाए किन लोगों को, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी अन्य डिसेबिलिटी की वजह से उनको लगता है कि वो नहीं रख सकते हैं लॉयर, तो स्टेट का काम हो जाता है कि उनको एक लॉयर मिले जो उनके खिलाफ, उनके हिसाब से उनको जो है डिफेंड कर सके कोर्ट में। और जो 4 की प्लेयर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस में, जो पुलिस जिसकी हमने बात करी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि स्टेट को प्रेजेंट करता है, डिफेंस लॉयर, है ना, और एक होता है जज। इसके बारे में और डिटेल में हम अब समझेंगे। अब रोल ऑफ पुलिस, पुलिस का क्या रोल है किसी क्राइम में, किस तरीके से जो है पुलिस रोल प्ले करती है इन्वेस्टिगेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, किसी भी जो कंप्लेंट रिसीव होती है उसके हिसाब से जो है कि कौन कमीशन ऑफ क्राइम, कौन हु कमिटेड द क्राइम, कौन गिल्टी है, इन चीज़ों को पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना विटनेस के, है ना, और भी कोई भी एविडेंस है तो उस एविडेंस को कलेक्ट करना और कोर्ट के सामने वो एविडेंस को, जब हम केस फाइल कर देंगे तो एविडेंस को, विटनेस को प्रेजेंट करना। और इन्वेस्टिगेशन के जो पुलिस है वो अपना ओपिनियन फॉर्म करती है। इफ पुलिस थिंक्स कि एविडेंस का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो गिल्टी पर्सन है उसको एक्यूज जो है वो करता है कि नहीं भैया इसने जो क्राइम जो है वो कमिट किया है, क्राइम जो है वो कमिटेड है, तो फिर चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में। फिर आर्टिकल 22 क्या है ना, आर्टिकल 22 और द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिमिनल लॉ जो गारंटी करता है एवरी अरेस्टेड पर्सन, उसके कुछ राइट्स हैं। तो उसका क्या राइट है, जो भी पर्सन है, मान लीजिए कि जो अरेस्ट होने जा रहा है या अरेस्ट हो, उसके कुछ राइट्स हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि किस जुर्म में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस आदमी की क्या गलती है ना, उस चीज के बारे में, उस ऑफेंस के बारे में उसको बताना एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ये उसका राइट है ना। और 24 घंटे के अंदर, विद इन अरेस्ट 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और उसका राइट है
कि ड्यूरिंग द अरेस्ट या जो कस्टडी के अंदर उसको कोई इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर उसके साथ नहीं होगा, और जो भी कन्फेशन वो करता है पुलिस कस्टडी में उसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा, वो एविडेंस नहीं मांगा जाएगा, नहीं माना जाएगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड। कोई भी बच्चा जो 15 साल से एज के नीचे है, कोई भी महिला, वो पुलिस स्टेशन में सिर्फ सवाल जवाब के लिए, है ना, फॉर क्वेश्चंस जो है उनको हम कॉल नहीं कर सकते हैं। ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है। एफआईआर, तो एफआईआर जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब है जो इनिशियल, है ना, जो हमारी जो कंप्लेन होती है उसका कंप्लेन का नेचर, है ना, कंप्लेन का नेचर, प्लेस, एरिया, है ना, कोई उसमें क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई भी फैक्ट्स है, कोई डिस्क्रिप्शन अगर कोई चीज़ का देना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एफआईआर में मेंशन कराता है। जब रजिस्ट्रेशन होता है एफआईआर का तब पुलिस अपना काम शुरू करती है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का, और ये कंपलसरी है ऑफिसर इंचार्ज के लिए पुलिस स्टेशन के कि एफआईआर अगर कोई भी क्राइम ऑफेंस कमिट किया गया है, कोई आदमी उसके बारे में जानकारी दे रहा है तो एफआईआर वो लॉन्च करेंगे, वो मना नहीं करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हम पुलिस को मुँह जबानी भी दे सकते हैं, ओरली इसको हम रिटर्न भी दे सकते हैं, है ना। एफआईआर में जनरली डेट है, टाइम है, प्लेस है, प्लेस जहाँ पे ये चीज़ हुई है, डिटेल है, बेसिक फैक्ट्स जो भी ऑफेंस के हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और डिटेल में कि किस तरीके से सारी घटना हुई है, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं एफआईआर में। और एफआईआर जो लॉन्च करता है वो पुलिस स्टेशन जाके चीज़ों को मेंशन कराता है ना। अगर वो पर्सन पता है, उसकी आइडेंटिटी हमको पता है तो वो हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, विटनेस के बारे में भी हम बता सकते हैं एफआईआर में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस है रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग, इट मीन्स कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कमिट की गई है तो वो सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट में नहीं, एज सोसाइटी एज अ होल माना जाता है। उसका जो परिणाम है वो परिणाम जो है पूरे सोसाइटी पे जाता है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट को रखता है, स्टेट के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ये चलता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेट को। प्रोसिक्यूटर का रोल बिगिन होता है जब पुलिस अपना काम इन्वेस्टिगेशन जो है फाइल कर देती है, चार्जशीट, चार्जशीट के बाद आफ्टर चार्जशीट, है ना, चार्जशीट जब फाइल हो गई है उसके बाद से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू हो जाता है। इसका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। नो रोल इन्वेस्टिगेशन, नो रोल इन इन्वेस्टिगेशन, है ना। इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस का काम है, जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो प्रोसिक्यूटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, है ना। एंड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हर ड्यूटी इज टू इम्पैक्ट इम्पार्शियल प्रेजेंट फुल और मटेरियल फैक्ट, जो भी विटनेस हैं, फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं, वो सब कोर्ट के सामने जो है वो रखते हैं, और फिर कोर्ट इज फ्री टू डिसाइड, जज इज फ्री टू डिसाइड कि गिल्टी है कि नहीं है और क्या एक्शन लेना है। अब हम रोल ऑफ जज की बात करते हैं। जज का क्या रोल है ना। जज इज लाइक अ एम्पायर। मान लीजिए जैसे क्रिकेट मैच है, उसमें भाई कैच हुआ, बाउंड्री टच कर गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एम्पायर डिसीजन लेता है गेम में। इसी तरीके से जो ट्रायल होता है वो इम्पार्शियल हो, है ना, ओपन कोर्ट में हो। इम्पार्शियल का मतलब है किसी को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऑल आर इक्वल, किसी को फेवर ना करे, है ना। ओपन कोर्ट में हो, ऐसा ना हो कि बंद कमरे में हो, लोगों के सामने हो, कहीं ना कहीं कैमरे भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ, है ना, कैमरे भी प्रेजेंट होते हैं, लोगों के सामने हो कि चीज़ें जज जो हैं, जो भी विटनेस होते हैं, एविडेंस होते हैं, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, डिफेंस के द्वारा सब जज के सामने रखे जाते हैं। जज डिसाइड करता है कि पर्सन
गिल्टी है या इनोसेंट है, और जो एविडेंस के बेसिस पे एंड लॉ के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं। भाई एविडेंस बताएगा कि उस समय क्या था क्या नहीं था, और जो भी चीज़ें हैं वो लॉ के हिसाब से क्या बैठ रही हैं, एविडेंस के हिसाब से क्या चीज़ें हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये ट्रायल जो है ओपन कोर्ट में होना चाहिए, पब्लिक व्यू में होना चाहिए। ऐसा नहीं है बंद कमरे में जो है कर दिए तो कभी पता चला कि किसी का जो राइट है वो उसे डिप्राइव्ड रह गया। दे नीड टू वर्क टू इंश्योर एवरी सिटीजन, कोई भी हमारा नागरिक है, किसी क्लास का, किसी कास्ट का, किसी जेंडर का, किसी भी धर्म का, किसी भी बैकग्राउंड का, सबको फेयर ट्रायल, जब एक्यूज हैं तो सबको फेयर ट्रायल मिले, है ना। सब कोई इक्वल है बिफोर द लॉ, और जो भी सिटीजन्स हैं हमारे वो गारंटीड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फेयर ट्रायल। अब हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन की। अब मार्जिनलाइजेशन क्या है? मार्जिनलाइजेशन इज नथिंग बट, अगर हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी के पार्ट को हम थोड़ा डाउन ट्रोडन नज़र से देखें, है ना, थोड़ा गिरी हुई नज़र से देखें, हम उन चीज़ को इग्नोर कर दें, हम उनके लिए कोई डेवलपमेंट ना प्लान करें, है ना, हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें, उनके मन में हम लोग के प्रति एक फियर की भावना हो, है ना, उनको हम ऑनर ना करें, तो वो जो एक स्ट्रैटा है सोसाइटी का, वो डेफिनेटली सोसाइटी से अलग महसूस करेगा, वो सोसाइटी से एक्सक्लूडेड महसूस करेगा। उस स्ट्रैटा को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं कि उस सोसाइटी को जो कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है ना। अब हम अगर आदिवासी की बात करें तो लिटरल मीन है ओरिजिनल इनहैबिटेंट, जो कि कहीं ना कहीं हम जो आदिवासी जो हैं वो जो क्लोज एसोसिएशन था उनका फॉरेस्ट के साथ, है ना। 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासीज, और जो हमारा माइनिंग है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वो आमतौर से आदिवासी, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब जगह पे आदिवासी की पॉपुलेशन भी है, और मिनरल्स के वजह से यहाँ पे माइनिंग है और इंडस्ट्रीज भी सेटअप हैं। इन इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट ये है कि वो जितना अच्छा नहीं करी हैं उतना बुरा करी हैं। बुरा कैसे करी हैं कि जो आदिवासी रहते थे अपने एरिया में, अपने फॉरेस्ट में, उनका जो लैंड है ना, लैंड को कुछ जगह ज़बरदस्ती, कुछ जगह प्यार से ऑक्युपाई कर लिया, है ना। लैंड जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम था, लैंड आदिवासी का सोर्स ऑफ इनकम था। अब ये सोर्स ऑफ इनकम रहा ही नहीं, तो दैट मीन्स कि वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे कि वो पावर्टी में जो है चले जाएं, है ना। वो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हो जाएंगे खाने को, कहीं ना कहीं वो वर्क के लिए डिप्राइव्ड हो जाएंगे। भाई वो वर्क पहले करते थे अपने लैंड में, एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अब वो करेंगे क्या जब लैंड ही नहीं रहेगी। और आदिवासी जो हैं वो अपने रिलीजन, अपने ट्राइबल रिलीजन वो डिफरेंट है, वो वर्शिप करते हैं, जैसे माउंटेन स्पिरिट्स हैं, रिवर की स्पिरिट्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, कई अलग अलग तरीके से जो है वो लैंडस्केप को भी जो है कहीं ना कहीं वो ऑनर करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। आमतौर से आदिवासी को हम पोर्ट्रे कर देते हैं स्टीरियोटिपिकल, कैसे कि भैया वो कलरफुल टाइप के कपड़े पहनते हैं, सर पे कुछ बांधे रहते हैं, वो डांसिंग करते हुए ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उनको सीरियस नहीं लेते हैं, है ना, हम सोसाइटी में सीरियस नहीं लेते हैं, उनको सोसाइटी का एक वाइटल पार्ट का जो रोल है वो उनको हम प्ले नहीं करने देते हैं, है ना। और इस तरीके से जो हमारा जो बिलीव है वो रॉन्ग बिलीव है कि वो एग्जॉटिव है, आज भी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पुरानी सोच है, किसी चीज़ में हम आज भी बिलीव कर रहे हैं और हम उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिशनली वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, नोमैड से इधर उधर घूमते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है पैटर्न वो प्रैक्टिस करते थे, है ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो पैटर्न है वो अपना वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड है वो पता चला कि लकड़ियों के लिए क्लियर कर दिया गया, इंडस्ट्री के लिए बना दिया गया, तो फिर आदिवासी इसको बोल दिया गया कि भैया जहाँ पे तुम रहते तुम्हारा मिनरल्स हैं, अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब उसको तुम हमको दे दो, हम माइनिंग करेंगे। कंपनी ले ली, अब जो कंपनी है वो माइनिंग करेगी, इंडस्ट्रीज लाएंगी बड़ी बड़ी वहाँ पे, तो उनकी लैंड चली गई, उनका जो फॉरेस्ट का एक्सेस था
भाई कहीं ना कहीं जो उनकी जीविका है वो फॉरेस्ट से चलती है, वो बरसों से फॉरेस्ट से काफ़ी क्लोज रहे हैं, नेचर से काफ़ी क्लोज रहे हैं, वो उसको प्रीच भी करते हैं, उसको वर्शिप भी करते हैं। अब अगर उनसे मेन सोर्स ऑफ उनका लाइवलीहुड है, फूड है, वही ले लिया जाए तो डेफिनेटली वो पावर्टी की जो साइकिल है ना, जो डेप्रिविएशन की जो साइकिल है उसमें फंस जाएंगे। ये साइकिल उनकी जो है वो कहीं ना कहीं वो राउंड 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 घूमती रहे। भाई जब उनका लैंड ही नहीं रहा, उनका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहा, तो वो किस तरीके से करेंगे, है ना। और हमने देखा है कि जो लिटरेसी रेट्स है ट्राइबल्स में वो भी बहुत लो है। भाई जब उनको लैंड और हर चीज़ से मार्जिनाइजेशन या उनको हम डिप्राइव करेंगे, उनको हम किसी भी हक से जो है वो नहीं देंगे, तो डेफिनेटली उनका जो एजुकेशन का स्तर है वो भी बहुत कम होगा। हालांकि इसे बहुत ज़्यादा सुधार अब आया है। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी ऐसा जैसे कि जो न्यूमेरिकली जो है वो स्मॉल है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पूरी कंट्री में 100 हैं तो 100 में अगर कोई 3 हैं 5 हैं तो डेफिनेटली उनको एज अ माइनॉरिटी बोला जाता है। स्मॉल है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हालांकि ये जो माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है अब सिर्फ नंबर तक नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं बहुत सी एक्टिविटीज़ में, बहुत से नेचर में, बहुत से एटीट्यूड में ये रिफ्लेक्ट करता है। अब जो मार्जिनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्स, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं उससे इनको सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड किया जाता है, सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड किया जाता है ना। उसी को कन्फ्रंट करने के लिए मार्जिनाइजेशन में जो हमारा जैसे जो हॉस्टल्स हैं, जो फ्री हॉस्टल्स या सब्सिडाइज हॉस्टल हैं दलित्स के लिए, आदिवासी कम्युनिटी के लिए, ये दिया गया है ताकि एजुकेशन फैसिलिटी उनको मिल सके। एजुकेशन फैसिलिटी से उनका डेवलपमेंट होगा, उनका जब विकास होगा तो दे विल ग्रो, दे विल डेफिनेटली ग्रो। अब हम बात करें SC/SC एक्ट, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989। 1989 में उनके डिमांड से, दलित की डिमांड से फ्रेम हुआ था कि गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए कोई भी इल ट्रीटमेंट दलित के या ट्राइबल ग्रुप को जो डे टू डे फेस करना पड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब इस एक्ट में बहुत तरीके के छोटे से बड़े जो क्राइम्स हैं उनको मेंशन किया गया है कि अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा और सीरियस एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। आप अनटचेबिलिटी, आप मार्जिनाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही हिडियस जो काम है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, बहुत गलत काम है, जो कि प्रैक्टिस है ह्यूमन या एनिमल वेस्ट को जो है ना। ये ड्राई जो टॉयलेट्स होते हैं, बेसिकली ड्राई टॉयलेट्स को क्लीन करना, ड्राई टॉयलेट्स को क्लीन करना, ऐसे टॉयलेट जहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की मदद से टॉयलेट को क्लीन करना। तो इसमें हमने क्या कर दिया था, हमने एक पर्टिकुलर सोसाइटी के स्ट्रैटा को बना दिया था कि भैया आपका एक काम है, आप क्लीन करेंगे। तो इसमें पता चला कि टिन से या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में, किसी वेसल में जो टॉयलेट का जो भी जो गंदी चीज़ें हैं, जो उसको पूरे बास्केट्स में, प्लेट्स में जो है ड्राई लैट्रिन्स को भर के और आदमी अपने हेड पे कैरी कर रहा है और उसको रिमूव कर रहा है। वो सोचिए, इमेजिन करिए कितना ज़्यादा एक्सपोज होता है सब ह्यूमन कंडीशन के लिए। उसके लिए सीरियस हेल्थ हैजार्ड है, उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उसको सोसाइटी में वो क्या सोचते होंगे, किस तरीके से इसके खिलाफ जो है एक्ट पास हुआ कि ये कंप्लीटली इल्लीगल है, कंप्लीटली इल्लीगल है ना। वी कांट डू दैट। अब पब्लिक फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर, इमेजिन करिए, इमेजिन योरसेल्फ विदाउट वाटर। ऑब्वियसली नहीं कर सकते हम, है ना।
इसीलिए इसको एसेंशियल बोला गया है जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना। ये सिर्फ हमारी डेली नीड्स ही नहीं, लेकिन सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमको कहीं ना कहीं डिजीज से भी बचाता है। दैट मीन्स हमको हेल्दी रहने में जो वाटर है इसका वाइटल रोल होता है वाटर का, है ना। आज जो राइट टू लाइफ है वो हमको राइट टू वाटर देता है अंडर आर्टिकल 21। दैट मीन्स कि सब आदमी का, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, सबका राइट है, चाहे रिच हैं चाहे पुअर है, किसी सोसाइटी किसी स्टेटस से हैं, उनको जो उनकी नीड्स है, जो अमाउंट ऑफ वाटर की उनकी नीड है उसको फुलफिल करना। यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, सबको पानी, है ना, सबको पानी। वाटर फॉर ऑल, यूनिवर्सल मतलब वाटर फॉर ऑल, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब, है ना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है। इसकी बहुत सारे केसेस जो हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली उन लोगों ने ये बोला है कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ द फंडामेंटल राइट, है ना। जैसे पानी है, इसी तरीके से और भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, साफ़ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं एजुकेशन के लिए, है ना। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो ऊपर चीज़ें हैं, ये एक हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड है ना हमारी, साफ पानी, है ना, हमको इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, है ना, हेल्दी लिविंग, हेल्दी एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जो हमारी पब्लिक फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये एक एसेंशियल फैक्टर है किसी भी जीवन को जीने में। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। अब लॉ एंड सोशल जस्टिस, जस्टिस फॉर सोसाइटी, है ना, किसी के साथ अनजस्ट ना हो, दैट इज सोशल जस्टिस। किसी भी वर्कर को हम जो उसका राइट है, उसकी पगार है, उसका जो वेज है, हम ये नहीं कर सकते कि भैया हम बात करें कि आपको 500 रुपये देंगे और जब देने की बारी आई तो 200 रुपये दे रहे हैं, उसको हम डिप्राइव कर रहे हैं उसके वेज से, विच इज़ रॉन्ग। डिप्राइव कर रहे हैं उसके वेज से, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, इलीगल है, रॉन्ग है ना। वर्कर्स को हम अंडर पे नहीं कर सकते हैं। एक मिनिमम वेज है जो कि बाय लॉ है, उस मिनिमम वेज को हम रिवाइज भी करते रहते हैं कुछ कुछ सालों पे, है ना। तो ये क्यों है मिनिमम वेज का जो लॉ है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें वर्कर्स के राइट को, ताकि उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें, हम जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, और जो रिलेशन है बिटवीन वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये एक्सप्लॉयटेटिव ना हो, ये कंजीनियल हो, ये अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो, है ना, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, सबके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, सबके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है, चाहे वो इंडिविजुअल की हो, किसी कंपनी की हो, सबको सोशल जस्टिस प्रिवेल करे, सबके लिए सोशल जस्टिस है ना। और ये जो राइट्स हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स में गारंटीड हैं बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, सो दैट कोई भी लो वेज के लिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 500 में बात हुई 300 दे रहे हैं, है ना। किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते कि नहीं भैया फोर्स लेबर हम नहीं कर सकते, कि नहीं आप कहीं नहीं जा सकते, आप हमारे टी गार्डन में काम करिए, आप हमारी फैक्ट्री में काम करिए, ये काम नहीं कर सकते, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। अब भोपाल गैस स्ट्रैटेजी का एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एनवायरमेंट जो हमारा राइट टू लाइफ है फॉर हेल्दी लिविंग, किस तरीके से बैकग्राउंड में कोई लॉ ना होने की वजह से, गवर्नमेंट का क्लियर इंटरवेंशन ना होने की वजह से कितनी बड़ी चीज़ें हो गई, जिसमें 8000 लोग जो है नहीं रहे। तो ये वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है, जो कि भोपाल में 24 साल जो है पहले लगभग यूनियन कार्बाइड जो एक अमेरिकन कंपनी है ना, वो सिटी में पेस्टिसाइड्स बनाती थी, लेकिन 2 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है बहुत पॉइजनस गैस है, वो लीक करना शुरू कर दिया इस प्लांट से। 3 दिन के अंदर 8000 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जो ये डिजास्टर था, ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यूनियन कार्बाइड ने इग्नोर किया कॉस्ट कटिंग की वजह से, हैं, और भोपाल डिजास्टर हो गया।
और ये जो गैस लीकिंग है वो पहले भी कुछ कुछ हो रखी थी जिसके वर्कर्स की जान गई थी, लेकिन ये बड़े रूप में हो गया। और ये जो पॉइंट है यूनियन कार्बाइड को रिस्पॉन्सिबल रखने का डिजास्टर, उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने को कि उनकी कोई जिम्मेदारी है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑपरेशन था वो रुक गया। वो खूब सारी जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो छोड़ के वो भाग गए। और जो दाव केमिकल था, जो पेरेंट केमिकल थी, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीन करने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर दिया। और आज भी जो लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं अपने जस्टिस के लिए, साफ पानी के लिए, हेल्थ केयर के लिए। और जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन मांगते हैं, जो उसका जो एंडरसन था, जो चेयरमैन है इस कंपनी का, जो क्रिमिनल चार्जेस के लिए, लेकिन एज सच इस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने लोग हो गए, लेकिन उस समय 1984 में कहीं ना कहीं, है ना, हम कुछ भी नहीं कर पाए। फिर 1984 में जो लॉ थे हमारे एनवायरनमेंट के, वो एक तरीके से एनवायरनमेंट को एक फ्री एंटिटी मानते थे, है ना। कंपनी वाले एक फ्री एंटिटी मानते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, है ना। चाहे वो रिवर हो, एयर हो, ग्राउंड वाटर एनवायरनमेंट है, किसी को चाहो उसको पॉल्यूट कर दो, जिसको चाहो, कोई भी जो हेल्थ ऑफ पीपल है उसको हम डिसरिगार्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के आधार पे पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, इसको गारंटी किया, है ना। ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर गवर्नमेंट को बोला कि भैया लॉ बनाओ जिससे आप पोल्यूशन को चेक कर सको, नदियाँ साफ रहें, है ना, और जो भी गंदा करते हैं उनको फाइन दो। तो इस तरीके से हमने हमारी सोसाइटी में आदिवासी, हमारे सोसाइटी में जो भी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, डिपेंड करता है जुडिशरी पे, तो जुडिशरी किस तरीके से अलग अलग पार्ट में प्ले करती है, चाहे वो लेजिस्लेचर के लॉ को स्ट्राइक डाउन करना हो या हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, किस तरीके से 3 लेवल पे जुडिशरी डिवाइडेड है, किस तरीके से अपैलेट सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल करता है सोसाइटी में, इन चीज़ों को हमने क्लास 8 के सेकेंड पार्ट में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।